हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएस 2023 की फाइनल नोटिफिकेशन आ चुकी है और इस फाइनल नोटिफिकेशन के साथ एक नोटिस भी दी गई थी कि जो नया पैटर्न चेंज हुआ है उस नए पैटर्न के साथ जो सिलेबस नया ऐड किया गया है उसको भी आयोग अगले दिन आएगा। तो 4 मार्च को आयोग ने नए पैटर्न को भी अनाउंस कर दिया और उसको आयोग की वेबसाइट पर दे दिया गया है। तो आज का जो क्लास है इसी मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम के पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं, पहले से क्या हो रहा था उसमें क्या बदलाव हुए हैं और ये छात्रों के लिए अच्छा हो सकता है या अच्छा नहीं हो सकता, पहले से जो तैयारी कर रहे हैं छात्र उनके लिए क्या पोजीशन होगी, या जो नए छात्र अभी तैयारी करना चाह रहे हैं जो ग्रेजुएट होके या जो मास्टर्स में है जो अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये क्या हो सकता है। तो उसी पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। पहले चर्चा शुरू करने से पहले आपको जो पैटर्न एग्जाम का है, यूपीपीसीएस का जो मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है उसके बारे में एक छोटा सा आइडिया देते हैं कि जो मेंस एग्जाम में जीएस का जो सेक्शन होता था उसमें पहले जीएस के जो सेक्शन होते थे उसमें जीएस के 4 पेपर होते थे, जिसमें 4 पेपर में भी सिलेबस उसका हम डिटेल में आपको दिखाते हैं। पहले हल्का सा एक आपको रिव्यू देते हैं। जो पेपर 1 हुआ करता था, तो जो पेपर 1 जीएस का था उस पेपर 1 में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें हिस्ट्री के सवाल थे, इतिहास, हिस्ट्री स्पेशली जो मॉडर्न हिस्ट्री था उसको लिए हुए, प्लस भूगोल था, ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ होता था पेपर 1, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों शामिल किया गया था। पेपर 2 का जो सिलेबस था उस पेपर 2 के सिलेबस में पहले से ही जो सेक्शन दिए गए थे वो इंडियन पॉलिटी, भारत की जो राज्य व्यवस्था है उस पॉलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते थे, पॉलिटी। प्लस इसके अलावा जो अगला सेक्शन इसमें ऐड था वो इंटरनेशनल रिलेशंस का था। इंटरनेशनल रिलेशंस यानी आईआर, कि जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है, वैदेशिक जो संबंध है, भारत के पाकिस्तान के संबंध, नेपाल संबंध, भूटान के संबंध, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े बड़े देश हैं उनसे हमारे संबंधों की क्या स्थिति है, इस पर कुछ प्रश्न बनते थे। फिर इसके अलावा जो पेपर 3 हुआ करता था मेंस का, जीएस का, उस पेपर 3 में जो तीसरा सेक्शन था इसमें क्वेश्चन पूछे जाते थे इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स स्पेशली इंडियन इकोनॉमिक्स, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत सरकार की जो आर्थिक नीतियां थी उससे लिए हुए, प्लस इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें विज्ञान और तकनीकी में जो नए नए अनुसंधान हुए, नए नए रिसर्च हुई। इसमें ध्यान रखेंगे जनरल साइंस जैसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन आते थे फैक्चुअल वैसे नहीं आते। जैसे सरकार की जो आईटी नीति है या जो जीनोम प्रोजेक्ट परियोजना है वो कहाँ तक पहुंची, या सरकार का जो स्पेस जो टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ नए रिसर्च हुए तो उसके ऊपर बातचीत होती है। जनरल साइंस की तरीके से नहीं, साइंस और टेक इसीलिए इसको कहा जाता है। और जो चौथा पेपर था इसमें पेपर 4, उस पेपर 4 में इथिक्स के क्वेश्चन थे। इथिक्स यानी जिसको नीति शास्त्र कहा जाता है, इथिक्स हिंदी में इसको बोलते हैं नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का मतलब होता है कि शासन चलाने में जो एक आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए, एक लोक प्रशासक को, जो एडमिनिस्ट्रेटर को जो नीतियां अपनानी चाहिए उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते थे। नीति शास्त्र बेसिकली एक फिलोसफी का सब्जेक्ट है, फिलोसफी के सेक्शन से आता है सवाल, जिसमें नीतियां, जैसे बचपन में अभी भी आप लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर सुनते हो चाणक्य की नीति है, तो गीता में किस प्रकार की नीतियों की चर्चा की गई है, तो रामायण में राम और रावण के बीच युद्ध में किस प्रकार की नीतियों की चर्चा की। तो ये भी एक क्या है, नीतियां हैं। वो युद्ध की नीतियों की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग शासन से जुड़ी हुई नीतियों की बातचीत करते हैं। और एक बड़ा कॉमन टॉपिक है जो पहले यूपीएससी में पूछा जाता था, यूपीपीसीएस में। तो ये जो चारों पेपर आप देख रहे हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये चारों पेपर जैसे पिछली बार आते थे वैसे ही अभी भी आ रहे हैं। ये बस एज इट इज दिए गए हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नया चेंज जो हुआ है इसी जीएस को और एक्सटेंड कर दिया गया है और एक जोड़ दिया गया है पेपर 5, पेपर 5 और अगला है पेपर 6, पेपर 6। यानी पहले जो जीएस के केवल 4 पेपर होते थे, अब जीएस के कितने पेपर हो गए, 6 पेपर हो गए। ये 2 नए एडिशनल पेपर। अब 2 नए एडिशनल पेपर का मतलब ये नहीं कि आपका सिलेबस बदल चुका है, मतलब कि पेपर कुछ एक्स्ट्रा जुड़े हैं। पुराने में कुछ बदलाव किए गए हैं। पुराने जो बदलाव किया गया है, पुराना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आता था, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में जैसे कोई एक सब्जेक्ट चुना, जिसने मान ली किसी ने हिस्ट्री चुना ऑप्शनल, या किसी ने ज्योग्राफी चुना, किसी ने सोशियोलॉजी चुना, कोई हिंदी से पढ़ता था, तो उसमें क्या होता था कि जो भी सब्जेक्ट लेते थे उसके 2 पेपर होते थे, पेपर 1 और पेपर
दो पर्चे होते थे उसके। जैसे आप ग्रेजुएशन के एग्जाम देते हैं, एक एग्जाम होते हैं तो हर सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, तो वैसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी हिस्ट्री लेगा, हिंदी लेगा, साइंस लेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री लेगा, जो भी आप सब्जेक्ट लेते थे उसके दो पेपर हुआ करते थे। अब यही सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया कि अभी सब्जेक्ट पर्टिकुलर नहीं आएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट आने से क्या होता था कि जैसे पहले कुछ लोग बातें करते थे कि किसी खास सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा मिलता है, बड़ा हाई स्कोरिंग है, जैसे मैथमेटिक्स है या साइंस के सब्जेक्ट है, बहुत हाई स्कोरिंग है, उस पर ज्यादा मार्क्स मिल जाते थे बच्चों को। और जो हिंदी है या जो लिटरेचर जुड़े हुए सब्जेक्ट थे उसमें लो स्कोरिंग होती थी, मार्क्स कम मिलते थे, तो उससे कई बार विवाद की स्थिति होती थी, स्केलिंग लानी पड़ती थी, स्केलिंग में कई बार किसी को नंबर ज्यादा हो गया, किसी को कम हो गया। तो इसी विवाद को समाप्त करते हुए झंझट ही खत्म कर दिया गया कि अब कोई सब्जेक्ट लेना ही नहीं है। अब जो पेपर होंगे, जैसे जीएस के चारों पेपर सबके लिए कॉमन होते थे, अब ये दोनों भी सबके लिए कॉमन होंगे, यानी स्पेसिफिकली किसी एक सब्जेक्ट वाले को इसमें कोई खास लाभ नहीं मिलेगा कि मैथ वाले ने सवाल लगा दिया तो उसको पूरे पॉइंट मिल गया, अब हिस्ट्री वाला बेचारा कुछ भी लिख रहा है, पूरे 20 में से नंबर नहीं मिलेंगे, उसको कम मिलेंगे। वो चीजें समाप्त कर दी। अब चाहे मैथ का बच्चा हो, चाहे हिंदी का बच्चा हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स का बच्चा हो, चाहे फिजिक्स का बच्चा हो, चाहे आईटी का बंदा हो, चाहे मेडिकल का स्टूडेंट हो, सबके लिए अब पेपर बिल्कुल सेम कर दिए गए हैं सारे के सारे। तो ये जो 6 पेपर है ही है, इसके अलावा एक कंपलसरी हिंदी का पेपर होता है, वो होगा, और एक एसए का पेपर, निबंध में 3 निबंध आपको लिखने होंगे 700 शब्द में। तो कुल मिला के 8 पेपर होने हैं, तो 8 में 6 आपके सीधे सीधे जीएस के हो गए। एक जो एक्स्ट्रा पेपर आएगा वो आपको बताया कि एक पेपर जो सबसे पहले होता है वो हिंदी का एक पेपर होगा, कंपलसरी हिंदी होगी, और हिंदी के साथ साथ अगला पेपर जो होगा वो एसए का होगा, निबंध का होगा। ठीक, तो जो एसए का निबंध का पेपर होगा, ये पेपर समझ लीजिए कि एक पेपर हो गया, 2 हो गया और 6 जीएस, कुल मिला के 8 पेपर आपको यूपीपीसीएस मेंस के एग्जाम में देने पड़ेंगे। तो इनमें से ऊपर के 6 दोनों, या ऊपर के दोनों हिंदी और एसए ये पहले से आ रहे थे, और ये जो चारों जीएस वाले थे ये भी पहले से आ रहे थे, बस सिस्टम जोड़ा है इन दो नए का, यानी दोनों ऑप्शनल पेपर पहले जो होते थे, यानी सब्जेक्ट आपको जो अलग से एक पढ़ना पड़ता था वो हटा दिया गया। अब सभी छात्रों के लिए सिस्टम बिल्कुल बराबर हो चुका है, किसी के साथ कोई एक तरीके से आप पहले भेदभाव वाली नीति सरकार ने अब खत्म कर दी। किसी खास सब्जेक्ट को ज्यादा मार्क्स मिले, किसी खास सब्जेक्ट, ये सब शिकायत ही समाप्त हो गई। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो नए छात्र तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात हो चुकी है कि अब उन्हें अलग से एक सब्जेक्ट का बर्डन नहीं लेना पड़ेगा। और ये जो एक दिमाग लगाते थे, कई सारे छात्र मेरे पास भी आते थे, आप में से भी कई सारे छात्र जो हमारे जो आए हुए कि सर कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, हिस्ट्री पढ़ा जाए कि ज्योग्राफी पढ़ा जाए। सर हमारा साइंस का बैकग्राउंड है लेकिन ग्रेजुएशन में साइंस बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, इसलिए अब इसको कैसे पढ़ा जाए, कोई नया सब्जेक्ट हम शुरुआत करें। किसी ने कहा कि सर हमारा बॉटनी है लेकिन सुना कि बॉटनी में ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं आता। तो ये सब अब पुरानी बातें हो गई, अब ये झंझट ही खत्म कर दिया गया। अब ये जो 2 पेपर आए हैं, ये 2 पेपर सबको पढ़ना है और सबके लिए बिल्कुल कॉमन है। अब ये जो 2 नए पेपर जुड़े हैं, यानी सब्जेक्ट की चिंता खत्म हो गई। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे। अब ये जो 2 पेपर आए हैं, 2 पेपर किससे जुड़े हुए, नए जुड़े हैं, ये जुड़े हैं यूपी स्पेशल से, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल। अब अलग से आपको 2 पेपर्स में पढ़ना होगा, और इसका सिलेबस बिल्कुल डिटेल में आयोग ने दिया है कि यूपी स्पेशल में कौन कौन सा होगा। पेपर 5 में कुछ सेक्शन जुड़े हुए हैं और पेपर 6 में कुछ नई चीजें जोड़ी गई। कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई हैं, सिलेबस इसका आ चुका है, ये आपको हम पर अभी दिखा देते हैं तुरंत का तुरंत। अभी ऊपर हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में सिलेबस मेंशन किया गया है, आयोग की ही नोटिस है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे आपको पता है कि 4 पेपर जो आप पहले जानते थे वो पहले से ही दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस शुरू से ही दिखा देते हैं पेपर 1 से। जैसे आपको बताया कि ये पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 के सिलेबस में आप देखिए, आपको जैसे बताया कि क्या क्या दिया जाएगा पेपर 1 में। सामान्य अध्ययन 1 यानी जीएस 1 में आपका हिस्ट्री, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी। इतिहास और भूगोल पेपर 1 का होगा, जिसमें भारतीय संस्कृति इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक तक का जो कला है, साहित्य है, वास्तुकला, इनसे जुड़े हुए सवाल। फिर आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 तक, यानी प्लासी की लड़ाई के बाद की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, व्यक्तित्व, जो समस्याएं हमारे इतिहास के, उनसे जुड़े हुए सवाल। फिर फ्रीडम मूवमेंट जो हर एग्जाम में बताया जाता है, सबसे ज्यादा आता है, तो फ्रीडम मूवमेंट सवाल आएंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद जो देश के अंदर एकीकरण हुआ, कि जैसे कश्मीर की समस्या थी तो हैदराबाद की समस्या थी, तो जूनागढ़ की समस्या थी। इसके अलावा कुछ विश्व इतिहास से भी जुड़े हुए प्रश्न है कि विश्व इतिहास में 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक, ठीक है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति, वर्ल्ड वॉर हुआ,
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद, ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री का भी सिलेबस इस बार इसमें ऐड किया गया है। इसके अलावा भारतीय समाज संस्कृति है, महिला और महिला जुड़ी हुई समस्याएं, उनके संगठन, जनसंख्या समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण की समस्याएं। अभी से भूगोल के टॉपिक आ गए। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज रचना पर प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, विश्व के प्रमुख संसाधनों, ये भूगोल के देखिए सवाल है। मिट्टी, वन, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, भारत के संबंध में। भौतिक भूगोल की बात है कि भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं, पवन, हिम। भारत की सामुद्रिक संसाधन, जो हमारे जो समुद्री संसाधन है कौन कौन से हैं। सीमा और सीमांत, भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में। जनसंख्या, माइग्रेशन, जनसंख्या और अधिवास यानी पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन। नगरीकरण, स्मार्ट नगर, ये सब पेपर 1 में है, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जुड़े हुए सवाल। पेपर 2 का जो सिलेबस आप देख रहे हैं, ये भी आपके सामने खोल दिया। पेपर 2 में आपको बताया कि 2 चीजें होंगी। पेपर 1 में जैसे बताया कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, पेपर 2 में पॉलिटी है और इंटरनेशनल रिलेशन, IR से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। तो पॉलिटी में आप देखिए भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, कि कैसे हमारा संविधान बना, जिसको हम लोग संवैधानिक विकास कहते हैं। इसके अलावा आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका, जैसे 1973 का हम लोग केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस देखते हैं। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां, वित्त का हस्तांतरण, उसकी चुनौतियां, केंद्र राज्य संबंध है, शक्तियों का पृथक्करण है, जैसे शक्तियों के पृथक्करण का हम लोग सिद्धांत समझते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, शेड्यूल 7, कि स्टेट की पावर अलग की गई, सेंट्रल की पावर अलग की गई, ये सारी चीजें दी गई। इसके अलावा संविधान के योजना की जो अन्य देशों के साथ तुलना की गई है। संसद और राज्य विधायिका, लेजिस्लेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन। फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना है, जनप्रतिनिधि का अधिनियम है, संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां हैं, संवैधानिक शक्तियां, कार्य, उत्तरदायित्व। संवैधानिक पद जैसे हम लोग कैग देखते हैं, UPSC देखते हैं, अटॉर्नी जनरल देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयोग, इन सब के बारे में है। तो ये सब जो पॉलिटी से जुड़ी हुई चीजें, इनसे जुड़े हुए सवाल जो हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, लगभग वही चीजें दी गई हैं। इसके अलावा पॉलिटी के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात कही गई है कि हमारा जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, जैसे क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामरिक घटनाक्रम, ठीक, भारत के हितों और अप्रवासी भारतीयों पर विकसित विकासशील देशों की नीतियों की राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच, संरचना, अधिवेशन तथा उनके भाग, जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें भारत की जो भूमिका है। अभी जैसे G20 समिट हो रहा है भारत में, इसकी क्या क्या भूमिका है, तो इस तरीके से। और भारत और उसके पड़ोसी देश, उसके संबंध, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय वैश्विक समूह संबंध, भारत और उसके हितों को प्रभावित करने वाले करार, तो ये सब IR इंटरनेशनल रिलेशन में आते हैं। पेपर 3 जो है ये इकोनॉमिक्स से है, कि इकोनॉमिक प्लानिंग है, उद्देश्य है, नीतियां है, ये सब है। जैसे नीति आयोग बनाया, उसके क्या क्या कार्य है, कि क्या क्या उसकी संरचना है। इसके अलावा जो हमारी गरीबी है, बेरोजगारी है, गरीबी बेरोजगारी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये सब सवाल है। बजट है, बजट के अवयव है, कृषि की मुख्य फसलें हैं, कृषि अनुदान है, भारत में फूड प्रोसेसिंग है, स्वतंत्रता के पश्चात कृषि में क्या क्या सुधार किए गए हैं, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे यानी ट्रांसपोर्टेशन की बात कही गई, विज्ञान प्रौद्योगिकी। और ये साइंस टेक की बात है, कि साइंस टेक में देखिए कि विकास में, राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तो ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो सरकार की नीतियां हैं, उसके बारे में जनरली सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय संघात, आकलन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये सारी चीजों के बारे में पूछा जाएगा। कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन संबंधी जुड़े हुए मुद्दे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा पेपर 4 जो है, पेपर 4 इथिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का मतलब होता है कि जो नीतियां बनती हैं, जैसे आप छात्र हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई करने के लिए, छात्र के लिए एक आदर्श नीतियां क्या क्या होनी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपने मेडिकल की प्रैक्टिस करता है, तो उसके लिए मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत सारी कई बार समस्याएं आती होंगी, जिसमें उसको निर्णय लेने पड़ते होंगे, तो उसका मेडिकल एथिक्स होगा। आपका एक स्टूडेंट का एथिक्स, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम शिक्षक है, तो हमारा एक टीचर का अपना एक एथिक्स होता है। तो वैसे ही प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स होते हैं, कि कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी अपना जो काम करेगा और उसमें समाज के साथ कैसे सामंजस्य बना के रखेगा, वही उसकी क्या कही जाएगी, नीति शास्त्र कही जाएगी। उसमें कई सारे केस स्टडीज आएंगे, कभी समय रहा तो इस पर भी विस्तार चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे ये जो पेपर 5 है, जो नया जुड़ा हुआ है।
अब नया जुड़ा हुआ है पेपर 5। अभी देखिए यूपी स्पेशल है। अब इसमें सारी बातें जो भी आएंगी वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आएंगी। जैसे देखिए सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है पेपर 5 में कि यूपी का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और यूपी के प्राचीन नगर, जैसे महाजनपदों काल यूपी में कौन कौन से नगर थे। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसके महत्व, संग्रहालय, अभिलेखाकार, पुरातत्व, स्वतंत्रता संग्राम में उत्थान सत्तावन से पहले और उसके बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान, कौन कौन से आंदोलन रहे उत्तर प्रदेश में, कौन कौन से नेता रहे तो हमारे फ्रीडम में, यानी उत्तर प्रदेश के इतिहास से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे उनके व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी जनजाति सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोकनृत्य, भाषा, बोली, पर्यटन, उत्तर प्रदेश की जो शासन प्रणाली है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध, उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय और उसका अधिकार क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में चयन, मानदंड, राजभाषा, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, नगर निगम, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और इसके प्रभाव, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे यानी उग्रवाद का प्रसार के बीच संबंध में, बाह्य और राज्य के आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार नेटवर्कों की क्या क्या भूमिका होगी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की क्या क्या भूमिका है, साइबर सुरक्षा है, विभिन्न सुरक्षा बल और उनकी एजेंसियां हैं, और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा है, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य चिकित्सीय मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली, उत्तर प्रदेश भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है, यूपी के करंट अफेयर्स है, जल शक्ति मिशन है यूपी में किस तरीके से काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पर्यटन और क्या क्या उसकी संभावना है। तो कुल मिला के जो पेपर 5 है उस पेपर 5 में दिया गया है, क्या दिया गया है, यूपी। अब यूपी का क्या दिया गया है पेपर 5 में, हिस्ट्री, यूपी का इतिहास, यूपी की राज्य व्यवस्था, यूपी की पॉलिटी, ठीक। इसके अलावा यूपी के जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, यूपी की जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, ये सब। अब जितने भी हम लोग बाकी ऊपर के पेपर्स में हम लोगों ने देखा है तो उसमें जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, बस उसी को हम लोग को यूपी के स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होगा। ज्यादा अलग से कुछ विस्तार इसमें नहीं दिया हुआ है। किसी जनरली हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं तो असहयोग आंदोलन में यूपी के कौन कौन से नेता थे, कहाँ कहाँ पर यूपी में नेताओं ने गिरफ्तारियां दी, उस दौरान कौन कौन से लोगों ने आंदोलन भूमिका निभाई, यही सारी चीजें। अब जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं केंद्र में, अब यहाँ पर हम लोग हाई कोर्ट पढ़ेंगे, केंद्र में हम लोग अटॉर्नी जनरल पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग एडवोकेट जनरल पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग पार्लियामेंट को विस्तार से पढ़ते हैं, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर को विस्तार से पढ़ेंगे, वहां पर राष्ट्रपति के बारे में सवाल पूछे जा रहे थे, यहाँ पर राज्यपाल के बारे में सवाल पूछे जाएंगे यूपी के। तो वही चीजें हैं जो पेपर 1 और 2 में हम लोग देख रहे थे ऊपर, उसी को बस यूपी के स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। अब देखिए पेपर 6 है, लास्ट वाला जो पेपर दिया गया है, इसमें भी वही चीजें कि अब देखिए इसमें यूपी का स्पेशली इकोनॉमिक्स कर दिया गया, यानी देखिए उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य। अब जैसे वहां पर इकोनॉमिक्स में हम लोग भारत का बजट देख रहे थे, यहाँ पर राज्य का बजट देखेंगे, उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, उत्तर प्रदेश की सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं, नियोजित विकास, मानव संसाधन, कौशल विकास। तो वही चीजें जो सेंट्रल में हम लोग इकोनॉमिक्स में पूरा भारत के संदर्भ में देख रहे थे, यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की क्या पोजीशन है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी है, टैक्स रिफॉर्म है, एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो पॉलिसी है, एक जिला एक उत्पाद नीति है, वो क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का योजना प्रबंधन है, यूपी की जनसंख्या और जनगणना है। अब जैसे वहां पर जनसंख्या हम लोग जनगणना पूरे देश के हिसाब से पढ़ रहे थे यूपी के, अब जिलेवार उसकी जनसंख्या को देखेंगे। कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन, नवीन वानिकी नीति है, कृषि एवं सामाजिक वानिकी नीति है, कृषि विविधता है, कृषि की समस्याएं समाधान, और ये समस्याएं समाधान जैसे कृषि का टॉपिक हम लोग वहां भी देख रहे थे इकोनॉमिक्स, यहाँ पर भी देख रहे हैं, लेकिन ये बस यूपी के कॉन्टेक्स्ट में होगा। अब इसमें यूपी की ज्योग्राफी भी है, यूपी की भौगोलिक स्थिति है, उच्चावच है, उच्चावच का मतलब जो पहाड़ है, पर्वत है, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह तंत्र यानी यूपी की जो मुख्य रूप से नदियां हैं, गंगा जमुना नदियां हैं, वनस्पतियां यूपी में कौन कौन सी पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, परिवहन तंत्र है, औद्योगिक विकास, शक्ति संचार, प्रदूषण, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, वन, घास, मैदान, आर्द्रभूमि, जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास परिस्थिति की तंत्र संरचना, समाज, जीव जंतु, विज्ञान और तकनीकी मुद्दे, मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी और पौध उत्पाद तथा उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव, उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी पीपीपी को प्रोत्साहित करना,
तो ये जो स्पेशली हम लोग देख रहे हैं ये पेपर, ये कुछ नई चीजें नहीं है। जितने चीजें हम लोग ऊपर पेपर 1, 2, 3 में जो चीजें हम लोगों ने वहां 3 पेपर में देखी थी, इसी को 2 पेपर में डिवाइड कर दिया गया है। बस वहां पर ये था कि देश के पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में था, और यहां पर स्पेशली किसके कॉन्टेक्स्ट में आ गया है, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में। समझ में आया? तो यही चीजें पैटर्न इसको इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जनरल स्टडीज का जो पेपर्स है, इसको आप देखिए पेपर 5 है, पेपर 5 यहां से दिया गया है। तो पेपर 5 में फिर से आपको रिपीट कर दें कि यूपी की क्या है, हिस्ट्री, और यूपी की पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, ठीक। और पेपर जो 6 है, इसमें यूपी की क्या है, इकोनॉमी है, और यूपी का एनवायरनमेंट है, और यूपी की बाकी जो विज्ञान और तकनीकी जुड़ी हुई चीजें हैं वो सब इसमें आ जाती हैं, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, ये सब इसी में आ जाती है, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने बातचीत की कि यही जो चीजें ऊपर हम लोग देख रहे थे, ये जो 3 पेपर देख रहे थे, इसी को उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में इस 3 को 2 पेपर बना दिया गया है, ठीक है। तो अब तैयारी करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो गया, कंपटीशन भी आपका अच्छा हो गया, क्योंकि अब सभी लोग एक लेवल पर आ गए। कुछ लोग होंगे जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा सा एक है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों ने तैयार किया, कई बच्चे होंगे जिन्होंने मेंस भी कई बार दिए होंगे। अब उनके लिए क्या होगा कि अब उनका सब्जेक्ट पढ़ने का कुछ खास मकसद नहीं रह जाएगा। तो अब आपको बस केवल आपको जीएस पढ़ना है और यूपी स्पेशल पढ़ना है। और जीएस में भी जो पढ़े, बस यूपी स्पेशल का मतलब अलग से आप कुछ उसके लिए उसी में रिसर्च करना शुरू कर दे, कुछ अलग से होगा, अलग से कुछ नहीं। बस जो चीजें हैं उसी में बस उत्तर प्रदेश वाले हिसाब किताब को थोड़ा सा छाट दीजिए और थोड़ा सा विस्तार दे दीजिए। तो यानी यूपी से आपको मेंस क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले आपको पेपर कौन सा देना होगा, हिंदी का एक पेपर होगा, पेपर इसके बाद होगा एसए का, निबंध का, ठीक है। इसके बाद एक पेपर होगा जीएस के, और जीएस के कितने पेपर होंगे आपको बताया, जीएस के कुल पेपर हो जाएंगे 6। पेपर 1 आपको बताया फिर से हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पेपर 2 पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन IR, पेपर 3 इकोनॉमिक्स और साइंस टेक, पेपर 4 आपको बताया एथिक्स यानी नीति शास्त्र, पेपर 5 बताया जो नया जोड़ा है यूपी स्पेशल, स्पेशली यूपी की क्या है, हिस्ट्री है, यूपी की पॉलिटी है, और पेपर 6 जो है ये स्पेशली यूपी ही है, इसमें भी यूपी की स्पेशली क्या है, इकोनॉमी है, ठीक है। और यूपी करंट अफेयर्स, यूपी के एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीजें, बाकी व्यवस्थाएं दी गई, ये स्पेशली है, ठीक। यानी 6 पेपर इधर, एक हिंदी और इंग्लिश, टोटल 8 पेपर आपको मेंस में देने होंगे। और इसके लिए आपको जीएस बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। तो जो जनरल आप जीएस तैयार करेंगे उसी में यूपी वाले भी आ जाएंगे, तो अलग से छात्रों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो पैटर्न आया है बहुत अच्छा है, बहुत प्रोग्रेसिव सरकार का कदम है कि इसको सबके लिए एक बराबर कर दिया गया, ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव न हो सके, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सबको, आप लोग इसकी तैयारी करें। पहली बात तो फॉर्म भरे टाइम समय से, प्रीलिम्स की तैयारी करें। प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन आएंगे, कभी प्रीलिम्स से जीएस का भी सिलेबस एक दिन हम डिस्कस करेंगे, उस पर अलग से वीडियो डालेंगे। मई में प्रीलिम्स एग्जाम होना है, तो अभी जो मार्च का महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल मई, लगभग 2 महीने आपके बचे हुए, तो 2 महीने को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, प्रीलिम्स एग्जाम दीजिए, उसको क्वालिफाई कीजिए, फिर मेंस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। प्रीलिम्स की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर सामने दिया हुआ है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। शाम को 5 से 6:30 के बीच में उसकी क्लास चल रही है, यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली हम क्लासेस के लिए चला रहे हैं, आप लोग क्लास कर सकते हैं। बाकी मेंस के लिए जो भी आपको समस्याएं होंगी उसके लिए हम मार्गदर्शन समय समय पर करते रहेंगे। अगले यूपी के प्रीलिम्स के लिए हम स्पेशली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। छात्रों के लिए अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।